गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने डिमांड फंक्शन पे जब से चर्चा की और उसमें आपको व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन के बारे में आपको डायग्राम और उसकी तालिका के माध्यम से आपको बताया गया। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिमांड लॉ, मांग के नियम। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि मांग का नियम जो होता है वो मांग फलन का ही एक गुणात्मक संबंध होता है। जिस प्रकार मांग फलन मांग मात्रा और उसको निर्धारक कारकों का फलनात्मक संबंध होता है, उसी संबंध को गुणात्मक पहलू में मांग का नियम स्पष्ट करता है। मांग का नियम मांग मात्रा और कीमत के बीच गुणात्मक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है और उसमें कहा गया है कि अन्य बातों के यथावत रहते हुए मांग मात्रा और कीमत में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत के घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। जैसा कि आपको स्लाइड में बताया गया है कि मांग का नियम वस्तु की कीमत व उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार, जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसके अनुसार व्यवहारिक जीवन में उस कीमत पर वस्तु की कम मात्रा खरीदता है। प्रत्येक उपभोक्ता मानता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है, ऊंची है, तो उसकी कम मात्रा खरीदेगा और यदि उसकी कीमत कम है तो उसकी ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। ये उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार मांग का नियम यह स्पष्ट करता है कि अन्य बातों के यथावत रहते हुए वस्तु की कीमत व मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। देखिए छात्रों, यहाँ स्लाइड में एक इक्वेशन दिया गया है जिसमें लिखा गया है Px is reciprocal 1/qx। Px is reciprocal 1/qx। यह रेसिप्रोकल का जो साइन बनाया गया है, ये रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, विपरीत। कहने का मतलब ये कीमत और मांग मात्रा के बीच में जो संबंध है वो विपरीत होता है कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटती है और यदि कीमत घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ती है। तो छात्रों, मांग का नियम जो है वो अर्थशास्त्र का एक आधारिक नियम है और इस नियम के आधार पर इकोनॉमिक्स में बहुत सारे सिद्धांत बने हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि मांग मात्रा और कीमत के बीच में जो विपरीत या ऋणात्मक संबंध को स्पष्ट करता है वो मांग का नियम। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये। एग्जाम में भी कई दफ़ा इस बात को पूछा गया है कि मांग के नियम को समझाइए, तो वहाँ आपको ये बताना होगा अन्य बातों के यथावत रहते हुए मांग मात्रा और कीमत में उल्टा संबंध होता है, या Px रेसिप्रोकल 1/qx। आगे हम बात करते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। मान्यताएं वे घटनाएं होती हैं जिनके आधार पर वो बात लागू होती है। तो मांग का नियम उन मान्यताओं पर आधारित है। यदि उन मान्यताओं को स्थिर या यथावत नहीं किया गया तो फिर मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसा कि इसमें ऊपर वाले पैरा में यही बताया गया है कि यथावत रहते हुए, अन्य बातों के यथावत रहते हुए कीमत और मांग मात्रा। तो ये जो अन्य बातें यथावत हैं वे ही मांग के नियम की मान्यताएं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो यथावत आपको रखनी है, कांस्टेंट जिनको रखना है, तो उसमें हम पहले यदि बात कर रहे हैं उपभोक्ता की आय स्थिर है। देखिए छात्रों, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, लेकिन साथ में कीमत बढ़ने के साथ यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो फिर मांग मात्रा नहीं घटेगी। इसलिए उपभोक्ता की आय को स्थिर माना गया है। दूसरी मान्यता की हम बात करें, संबंधित वस्तुओं की कीमत स्थिर रहे। संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान विशेष में प्रयोग में ली जाती हैं, और पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो समान अनुपात में काम में ली जाती हैं। जैसे चाय कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, कार पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं, पेन स्याही पूरक वस्तुएं हैं। तो ऐसी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहेंगी तो ही मांग का नियम लागू होगा। जैसे हम बात करते हैं चाय कॉफ़ी की, कि यदि चाय की कीमत घटती है तो स्वाभाविक सी बात है कि चाय की जो मांग मात्रा है वो बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में यदि चाय की कीमत घटने के साथ कॉफ़ी की कीमत भी घट जाती है तो फिर चाय की मांग मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब, चाय की स्थानापित वस्तु कॉफ़ी है
और कॉफ़ी की स्थानापित वस्तु चाय है, तो दोनों की कीमत को कांस्टेंट करते हुए मांग का नियम अप्लाई हो सकता है, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी बात में हमने जो बात की है वो उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद, आदत, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए छात्रों, ये सारी घटनाएं जो हैं वो मांग मात्रा को प्रभावित करती हैं। चाहे अपन रुचि की बात करें, आदमी के स्वभाव की बात करें, उसकी पसंद नापसंद की बात करें, उसकी हैबिट्स की बात करें या फैशन की बात करें, तो यहाँ उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुसार कीमत के परिवर्तन का प्रभाव को नहीं देखता है। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और उपभोक्ता उस वस्तु में अपनी रुचि रखता है तो बढ़ी हुई कीमत पर भी उसकी मांग मात्रा को बढ़ा देगा। और यदि कीमत घट जाती है और यदि उपभोक्ता उस वस्तु में अपनी रुचि नहीं रखता है तो घटी हुई कीमत पर भी उसकी मांग मात्रा को नहीं बढ़ाएगा। ऐसे ही हम उसके स्वभाव की बात कर लें कि उसका स्वभाव खर्चीला है या मितव्ययी है। यदि उपभोक्ता का स्वभाव मितव्ययी है, कम खर्च करने का है, तो कीमत बढ़ने या घटने पर उसका प्रभाव उस तरीके से नहीं होगा। इसी प्रकार हम पसंद की बात करें कि उपभोक्ता यदि किसी वस्तु को लाइक करता है या डिसलाइक करता है तो उस स्थिति में भी कीमत के परिवर्तन का प्रभाव उस पर नहीं आता है। आदत, फैशन, कुछ वस्तुओं के उपभोग करने की हमें आदत लग जाती है और उसकी कीमत बढ़ने पर भी हम उसकी उपभोग को बढ़ा देते हैं केवल हैबिट्स के कारण। जैसे शराबी की हम बात करते हैं या मादक पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, इस तरह के जो पदार्थ होते हैं, इनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन जो लोग इनका उपभोग करते हैं वो बढ़ी हुई कीमत का प्रभाव उन पर नहीं आता है। वो उनका उपभोग करते हैं, किस कारण से कर रहे हैं? आदत के कारण से कर रहे हैं। कई बार फैशन के दौर में भी उपभोक्ता फंस जाता है और फैशन के कारण ऊंची कीमतों पर उस वस्तु को क्रैक कर लेता है, और यदि उसका फैशन आउट हो जाता है तो निश्चित तौर पर उस वस्तु को वो नहीं खरीदता है। तो कहने का मतलब फैशन के कारण भी मांग मात्रा विवर्तित हो जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं ये मांग के नियम की मान्यता में आती हैं, चाहे वो रुचि की बात करें, हम स्वभाव की बात करें, पसंद की बात करें, आदत की बात करें, फैशन की बात करें। इन सब में यदि परिवर्तन हो गया तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। इसलिए मांग के नियम को लागू करने के लिए ये सारी बातें कांस्टेंट होना जरूरी है। इसके अलावा किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि उसका क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, किसी वस्तु का यदि क्लोजर सब्स्टिट्यूट है, निकट स्थानापन्न है, तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की कि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के क्लोजर सब्स्टिट्यूट हैं, निकट स्थानापन्न हैं। अब यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो मैं चाय की मांग मात्रा को घटा दूंगा, लेकिन मुझे यदि उसके क्लोजर सब्स्टिट्यूट का ज्ञान है, मुझे उसके क्लोजर सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी का ज्ञान है, तो फिर मैं उसकी मात्रा को बढ़ने पर कम करके कॉफ़ी की मात्रा को बढ़ा दूंगा। तो ऐसी स्थिति में फिर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए, इस बात को भी कांस्टेंट किया गया है। इसके अलावा भविष्य में वस्तु कीमत में परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। देखिए, भावी अनुमान जो है, भावी अनुमान भी वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं। यदि उपभोक्ता को ऐसा लगता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है, तो उसको ऐसा लगता है, ये उसका अनुमान है, तो इस स्थिति में वो वर्तमान मांग को बढ़ा देगा। जैसा कि हम उदाहरण दें यहाँ पर कि भविष्य में पेट्रोल के दाम 10 रुपये लीटर बढ़ने वाले हैं, तो हम वर्तमान में पेट्रोल की डिमांड को, मांग को बढ़ा देंगे। तो उधर भावी जो अनुमान है वो वर्तमान डिमांड को प्रभावित कर रहा है। इसी प्रकार यदि भविष्य में इस प्रकार का अनुमान हम लगाएं कि पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम उसकी वर्तमान जो डिमांड है उसको घटा देंगे। तो छात्रों, यहाँ इस बात को भी आपको कांस्टेंट करना होगा, तब जाकर मांग का नियम लागू होगा, अन्यथा मांग का नियम लागू नहीं हो सकता। तो मूल रूप से हम मांग के नियम की जब बात करेंगे तो मान्यताओं की बात होगी, और ये सारी मान्यताएं स्थिर हैं तो ही मांग का नियम लागू होगा। विशेष बात यह ध्यान रखने की है कि मांग का नियम जो है वो मांग मात्रा और कीमत के बीच में गुणात्मक संबंध को बताता है, मात्रात्मक संबंध को नहीं बताता है। गुणात्मक और मात्रात्मक का आप अंतर कर लीजिएगा। यहाँ पर गुणात्मक का मतलब ये होता है, हम ये कह सकते हैं कीमत के बढ़ने पर मांग मात्रा घटेगी और कीमत के घटने पर मांग मात्रा बढ़ेगी, ये तो गुणात्मक संबंध है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कीमत के घटने पर मांग मात्रा इतनी बढ़ेगी, कितनी मात्रा में बढ़ेगी, या कीमत के बढ़ने पर कितनी मात्रा कम हो जाएगी। तो वो संख्या हम यहाँ नहीं बता सकते, केवल दिशा का परिवर्तन बता सकते हैं कि दोनों के बीच में विपरीत परिवर्तन आ रहा है, कि यदि कीमत कम हो रही है तो मात्रा बढ़ रही है, और यदि कीमत घट रही है तो मात्रा बढ़ रही है। तो ये गुणात्मक संबंध
को मांग का नियम स्पष्ट करता है, और ये नियम तभी लागू होगा जब ये सारी मान्यताएं स्थिर या यथावत रहेंगी। इसके अलावा हम आगे जाकर हम बात करें तो यहाँ नोट डालकर स्लाइड में लिखा गया है, मांग का नियम मांग मात्रा और कीमत के गुणात्मक संबंध को बताता है। तो ये विशेष बात है, यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है। तो यहाँ मैंने आपको मांग के नियम का अर्थ और उसकी मान्यताओं पर चर्चा की है। अब हम बात करेंगे कि एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। यहाँ ऋणात्मक ढाल से क्या मतलब है? यहाँ ऋणात्मक ढाल से मतलब है कि एक मांग वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है, ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर झुका होता है। तो इसका मतलब उसका जो ढाल है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हमें ये स्पष्ट करना है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, क्या कारण है ऐसे जिनके कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। तो छात्रों स्लाइड में आप देखिएगा, पॉइंट वार ये बात स्पष्ट की गई है कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, जिसका अर्थ है कि कीमत कम होने पर वह अधिक वस्तु की मांग करता है तथा कीमत अधिक होने पर वस्तुएं कम खरीदता है। यह मांग के नियम की प्रवृत्ति का सूचक है, जिसके निम्न कारण बनते हैं कि क्यों कम कीमत पर ज़्यादा मात्रा खरीदता है और क्यों ज़्यादा कीमत पर कम मात्रा खरीदता है। तो इसके जो कारण बनते हैं वो बिंदुवार यदि हम देखें तो पहला बिंदु जो बताया गया है वो बताया घटता सीमांत उपयोगिता नियम। देखिए छात्रों, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में या पहले जो वीडियो दिए हैं उनमें इस चीज़ को मैंने स्पष्ट किया था कि घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नियम क्या है। घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नियम यह है कि जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाला सीमांत संतुष्टि गुण धीरे धीरे घट जाता है। जैसे आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना पड़ेगा। तो पानी जब आप पिएंगे तो पहले गिलास से जो पानी पिएंगे आप उससे जो संतुष्टि मिलने वाली है वो दूसरे गिलास से नहीं मिलेगी, और जो दूसरे गिलास से संतुष्टि मिलने वाली है वो तीसरे से नहीं मिलेगी। तो उत्तरोत्तर जैसे जैसे उपभोग में आप गिलास की इकाइयों को बढ़ाते जाएंगे तो संतुष्टि का स्तर घटता जाएगा। इसे कहते हैं घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नियम। यहाँ जो ये स्लाइड में जो आपको पेंसिल से ब्लॉक बनाकर ये बताया गया है, इसमें ये स्पष्ट है। पहला ब्लॉक में देखिए आप, अधिक वस्तुओं का क्रय, इसमें QX लिखकर एरो को ऊपर किया गया है। इसका मतलब है आप वस्तु की अधिक मात्रा को खरीद रहे हैं, आप पानी की या रोटी की ज़्यादा इकाइयों को क्रय कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। जब आप उसकी ज़्यादा मात्रा का क्रय करेंगे, ज़्यादा उपभोग करेंगे, तो आप एरो देखिए सामने, उसमें सीमांत उपयोगिता घटेगी। MUX रिड्यूस कर रखा है, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस वस्तु का ज़्यादा उपभोग करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर तीसरे ब्लॉक में बताया गया कि जब किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है तो उसका प्राइस घट जाता है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वही उस वस्तु के प्राइस को निर्धारित करता है। वो मैंने आपको वाटर डायमंड पैराडॉक्स में बताया। तो यहाँ तीनों ब्लॉकों में जो फर्स्ट और थर्ड ब्लॉक है उसके बीच में जो संबंध आ रहा है वो विपरीत आ रहा है। आप देखिए, पहले ब्लॉक में एरो को हमने ऊपर किया है, इसका मतलब मात्रा बढ़ रही है, और तीसरे ब्लॉक में कीमत को क्या किया है, डाउन किया है, घट रही है। तो कीमत के घटने से मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ दोनों के बीच में जो संबंध आ रहा है वो ऋणात्मक आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ मांग का नियम लागू हो रहा है। तो एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला क्यों होता है, क्योंकि घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है। इसके बाद हम अगली स्लाइड की बात करें तो दूसरा जो कारक इसमें निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब होता है, आय प्रभाव के कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, जिसका मुख्य कारण है वस्तु की कीमत में कमी होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, जबकि कीमत में वृद्धि होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय घट जाती है, कम हो जाती है। यहाँ वास्तविक आय का यह परिवर्तन कीमत व मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। देखिए छात्रों, इसको इस प्रकार से आप समझिएगा कि जैसे मैं 10 रुपये कीमत पर, मेरी आय 100 रुपये है और किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में मैं उसकी 10 इकाई का क्रय कर रहा हूँ। अब कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण कि उसकी कीमत या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। मैंने 10 रुपये में 10 इकाई 100 रुपये में क्रय किया है। अब यदि उसकी कीमत घट जाती है, 5 रुपये हो जाती है, तो मैं 10 इकाई 50 रुपये में ही क्रय करूंगा। पहले जो मैं 100 रुपये में क्रय कर रहा था वो 50 रुपये में करूंगा। तो इसका मतलब मेरी वास्तविक आय जो है, रियल इनकम जो है, वो कितनी बढ़ गई है, 50 रुपये बढ़ गई है। तो जब मेरी रियल इनकम 50 रुपये बढ़ गई है तो उस बचे हुए 50 रुपये से मैं वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करूंगा।
तो ऐसी स्थिति में कीमत के घटने से मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका दूसरा प्रभाव भी आप देख लीजिएगा, यदि कीमत बढ़ जाती है, जैसे 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, तो पहले जो मैं 10 के हिसाब से 10 इकाई खरीद रहा था 100 रुपये आए में, अब 20 रुपये होने से मैं 5 इकाई खरीद पाऊंगा। इसका मतलब मात्रा क्या हो गई है, घट गई है। तो छात्रों यहाँ कीमत और मात्रा का जो संबंध है वो विपरीत है, इसलिए हम कह सकते हैं आय प्रभाव के कारण मांग का नियम क्रियाशील होता है, या यूं कह सकते हैं एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अगली स्लाइड में ब्लॉक बनाकर आपको बताया गया है वास्तविक वस्तु की कीमत का कम होना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10 से कम होकर 5 होना। जब वो कीमत कम हो जाएगी तो उसका प्रभाव क्या होगा, वास्तविक आय का बढ़ना, रियल इनकम बढ़ जाएगी, आर ही बढ़ रहा है। और जब आर ही बढ़ जाएगा तो मांग मात्रा का बढ़ना, रियल इनकम बढ़ेगी तो मांग मात्रा भी बढ़ेगी। तो यहाँ वस्तु की कीमत एक तरफ तो कम हो रही है और तीसरे ब्लॉक में मांग मात्रा बढ़ रही है। तो दोनों, पहला और तीसरा ब्लॉक उल्टे संबंध को बता रहा है, विपरीत संबंध को बता रहा है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि यह मांग का नियम क्रियाशील हो रहा है, जिसके कारण मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। तीसरा जो बिंदु है वो है छात्रों यहाँ पर प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि जैसे एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होना, जिसके कारण उसके सब्स्टिट्यूट पदार्थ की मांग मात्रा पर प्रभाव आना, या यूं कह सकते हैं कि क्लोजर सब्स्टिट्यूट होने के कारण वस्तु की मांग मात्रा पर मांग का नियम क्रियाशील होता है। जैसे चाय की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मात्रा घटेगी। अब चाय की मात्रा का घटने के कारण कॉफी का सब्स्टिट्यूट होना, यदि इसका सब्स्टिट्यूट कॉफी नहीं हो और चाय की कीमत बढ़ जाए तो चाय हमें यदि पीनी है तो बढ़ी हुई कीमत पर भी हमें ज़्यादा मात्रा क्रैक करनी होगी। लेकिन चूंकि उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है, इसलिए हम उसकी मात्रा को घटाकर कॉफ़ी की मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यही प्रतिस्थापन प्रभाव है, और यह प्रतिस्थापन प्रभाव मांग के नियम की क्रियाशीलता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल का होगा। तो स्लाइड में यही बताया गया, वस्तु कीमत व मात्रा में विपरीत संबंध का कारण प्रतिस्थापन प्रभाव है। जब एक ही आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से संभव होती है, तब अन्य वस्तुओं की कीमत स्थिर रहने की दशा में एक वस्तु की कीमत का परिवर्तन मूल वस्तु के उपभोग में इसलिए परिवर्तन कर देता है क्योंकि उपभोक्ता मूल वस्तु एवं स्थानापन्न वस्तुओं के अनुपात में परिवर्तन कर देता है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है क्रेताओं की संख्याओं में परिवर्तन। छात्रों, जितने अधिक क्रेता होंगे, जितने अधिक वस्तु को खरीदने वाले लोग होंगे, उतनी ही उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी, और जितने क्रेता कम होंगे उतनी उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि वस्तु की कीमत जो है वो कम कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने वाले क्रेता ज़्यादा होते हैं। जब वस्तु सस्ती होती है तो उसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, और जब वस्तु महंगी होती है तो उसको खरीदने वाले लोग कम होते हैं। आप डायमंड्स की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, इनकी कीमत बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनको खरीदने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और जिन वस्तुओं की कीमत कम होती है उनको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं क्रेताओं की संख्याओं में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण भी एक मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक ढाल का होगा। छात्रों, अगला बिंदु जो हमारा है वो है उपभोक्ता अपने साम्य को प्राप्त करना चाहता है। उपभोक्ता का साम्य क्या है? उपभोक्ता का साम्य है MUX/PX बराबर MUY/PY, कि एक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसका कीमत अनुपात दूसरी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसके कीमत अनुपात आपस में एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जब हमें किसी वस्तु से ज़्यादा संतुष्टि गुण मिलता है तो हम उसकी मात्रा को ज़्यादा क्रय करने लग जाते हैं, और जब उसकी मात्रा को हम ज़्यादा क्रय करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे उसका सीमांत संतुष्टि गुण क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है, और धीरे धीरे दूसरी वस्तु का सीमांत संतुष्टि गुण बढ़ने लग जाता है। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक उपभोक्ता संतुलन नहीं होगा। तो दोनों के बीच में विपरीत संबंध को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि मांग वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। देखिए छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको मांग का नियम और मांग के नियम की मान्यताएं और एक मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, इन सारे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। आप इसको स्लाइड को अच्छे से आप पढ़ें। आप इसका PDF हमने अपने चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से आप इसका होमवर्क कर लें। फिर भी यदि आपको किसी तरह की समस्या इसमें वीडियो में आती है तो आप चैनल के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करें। आज हम
इस वीडियो में केवल इतना ही चर्चा करेंगे।